जय हिंद। आप सभी को SST प्लस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये मुगल एम्पायर का सेकंड पार्ट जो है सो वीडियो है, जिसमें मुगल एम्पायर के बारे में हम पूरी कहानी समझने वाले हैं। कैसे मुगल एम्पायर का उदय हुआ और कैसे उसका अंत हुआ। इसका फर्स्ट पार्ट जो है सो हम देख चुके हैं। ये वीडियो कल ही जो है सो रिकॉर्ड होने वाला था और कल ही चैनल पे अपलोड होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है इसे कल रिकॉर्ड नहीं कर पाए और जो है सो न अपलोड कर पाए। आज इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं हम और आज ही इसको चैनल पे अपलोड भी कर दिया जाएगा। था इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द मुगल एम्पायर 16th एंड 17th सेंचुरी, मतलब 16वीं शताब्दी के मुगल एम्पायर के बारे में, जो कि फर्स्ट पार्ट में भी हम पढ़े थे। ये इसका सेकंड पार्ट है। लिखा है मनसबदार एंड जागीर्स, मतलब इस वीडियो में हम ये सब चीज पढ़ने वाले हैं। 6 मेन पॉइंट है। सेकंड नंबर पे जब एंड जमींदार, थर्ड पे अकबरनामा एंड आइन ए अकबरी, 4 नंबर पे नूर जहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर के बारे में, 5 नंबर पे सुलह ए कुल यूनिवर्सल पीस, द मुगल एम्पायर इन द 7th सेंचुरी, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मतलब मुगल एम्पायर का कैसे डिक्लाइन हुआ। जैसे 1526 में बाबर ने स्थापना की मुगल एम्पायर का। इस सभी के बारे में एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। लिखा हुआ है मनसबदार्स एंड जागीर्स। लिखा है एज द मुगल एम्पायर एक्सपेंडेड, द एम्पायर्स अपॉइंटेड ऑफिसर्स कॉल्ड द मनसबदार टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री द वर्ल्ड। कह रहा है कि जब मुगल एम्पायर का क्या हुआ, विस्तार हुआ, तो उन्होंने क्या किया, एम्पायर जो है सो अपॉइंट किया, ऑफिसर को नियुक्त किए, जिसको मनसबदार बोला जाता था। उस पोस्ट का जो नाम था वो मनसबदार था। अब इसका मनसब का नाम जो है सो मतलब इसका काम क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री को जो है सो मैनेज करना, देखना। लिखा हुआ है द वर्ड, ये जो शब्द है ना मनसब मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रैंक और पोजीशन। इसका मतलब था रैंक और पोजीशन। जो ये मनसब होते थे उन्हें एक रैंक और पोजीशन मिलता था। लिखा है एवरी मनसबदार was given a numerical rank that determined his salary, status and the numbers of the soldier। मतलब जितने भी मनसबदार होते तो उन्हें एक न्यूमेरिकल नंबर मिलता था, जिससे उनका सैलरी, स्टेटस और जो है सो सोल्जर जो है सो कितने सैनिक उनको मिलेगा, ये जो है सो तय किया जाता था। He had to maintain instant of paying salaries only in cash। उनको जो सैलरी मिलता था वो ओनली जो है सो कैश में मिलता था। लेकिन लिखा हुआ है many मनसबदार्स were ग्रांटेड जागीर्स। जागीर्स का मतलब होता है कि उनको जैसे ग्रांट किया जाता था, कुछ जमीन का हिस्सा दिया जाता था, जिसका रेवेन्यू जैसे वो कलेक्ट करते थे। हम लोग बोल चाल के भाषा में भी कभी कभी बोल देते हैं किसी को, तुम्हारे बाप का जागीर है क्या, तुमको हम देंगे। यही जागीर वर्ड्स है, जिसका मतलब होता है उसे वो ग्रांट किया गया था और उसका रेवेन्यू उन्होंने कलेक्ट करते थे वो। लिखा है वेयर लैंड असेसमेंट फ्रॉम विच दे कलेक्टेड रेवेन्यू, मतलब उस जमीन का जो रेवेन्यू होता था वो कलेक्ट करते थे। However, they usually did not own और परमानेंटली, मतलब ऐसा नहीं था कि वो हमेशा के लिए हो जाते थे या उनका ही वो हो जाता था। बस कुछ टाइम के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए उन्हें बताया जाता था कि आप इस जमीन का रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, ये आपका जागीर हुआ, वो उस टाइम तक उसका मतलब रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। कंट्रोल दीज लैंड्स, और उस लैंड पे क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। नेक्स्ट लिखा है जब्त एंड जमींदार्स। तो जब्त एंड जमींदार्स के बारे में हम समझते हैं। तो जब्त एंड जमींदार्स लिखा है द मेन इनकम ऑफ मुगल एम्पायर कम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू। जो मुगल एम्पायर का मेन इनकम का सोर्स था वो लैंड रेवेन्यू था, जो जमीन पे कर लगाया जाता था, टैक्स लगाया था, वो जो है मुगल एम्पायर का मेन सोर्स था इनकम का। लिखा है अकबर फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल। जो अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम क्या होता था, राजा टोडरमल। तो आप कमेंट में बताइए कि अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम क्या है। लिखा है इंट्रोड्यूस द जब्त सिस्टम। उन्होंने जब्त सिस्टम को जैसो प्रचलन में लाया, उनको जैसो मतलब इम्प्लीमेंट किए। लिखा है इन विच लैंड वाज केयरफुली। ये जब्त का मतलब ये नहीं कि उसे कब्जा कर लेना, का मतलब होता है लैंड वाज केयरफुली मेजर्ड। जो जमीन होता है, देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इस जमीन का मेजर्ड कर रहे हैं, नाप रहे हैं सही तरीके से। क्रॉप प्रोडक्शन वाज द सर्वस्ड एंड टैक्सेस वेयर द फिक्स्ड बेस्ड ऑन द एवरेज। माने उस जमीन को अच्छी तरह से मेजर्ड करना, मापना, और फसल का सर्वेक्षण, जो वहाँ पे फसल हो रहा है उसका सर्वेक्षण करना, एंड औसत उत्पाद के आधार पर कर का निर्धारित किया जाता। मतलब यहाँ का जमीन को ये नापते राजा टोडरमल। ये राजा टोडरमल है, इनके द्वारा इस जमीन का क्या किया जाता था, नाप मेजर करवाया जाता था, मेजरमेंट करवाया जाता था। और यहाँ पे जो क्रॉप फसल होते थे उसके प्रोडक्शन
का सर्वेक्षण करते थे, उसके औसत जो है सो उत्पाद का आधार पर जो है यहाँ पे टैक्स लगाए थे कि भाई इस जमीन पे इतना टैक्स, इस जमीन पे इतना टैक्स लगेगा। इधर आप देख भी रहेंगे ये जो है सो टैक्स का कलेक्शन हो रहा है, सब लोग अपना अपना टैक्स जमा कर रहे हैं यहाँ पे। जमींदार्स acts as the intermediations who collects tax from the farmers। जो जमींदार थे वो क्या करते थे, फार्मर से टैक्स को कलेक्ट करते थे एंड द पास देम टू द मुगल गवर्नमेंट। और वो मुगल गवर्नमेंट को जैसो वो क्या करते थे, पहुंचाते थे, मुगल गवर्नमेंट तक पहुंचाते थे। मतलब जमींदारों से जमींदार जो है सो किसान से क्या करते थे, कर ले करके वसूल कर और मुगल सरकार तक जैसे उसे पहुंचाते थे, उनका काम था। लिखा है अकबर नामा एंड आइन ए अकबरी। मतलब अकबर नामा क्या है और आइन ए अकबरी क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। लिखा है एम्पायर अकबर, जो सम्राट अकबर थे, उन्होंने अब्बुल फजल, जो अब्बुल फजल को कहा कि राइट द हिस्ट्री ऑफ हिज रीजन। जो समय है हमारा उसका जो है सो आप जो है सो लिखिए, हिस्ट्री लिखिए। द बुक अकबर नामा, उस बुक का नाम था अकबर नामा। रिकॉर्ड्स अकबर्स लाइफ, मतलब उसमें सारे अकबर के लाइफ के मिलिट्री कैंपेन्स एंड अचीवमेंट्स, इट्स थर्ड वॉल्यूम। मतलब इसका जो उसमें अकबर नामा में अकबर के बारे में हर एक चीज को बताया गया था, अकबर के लाइफ के बारे में, मिलिट्री कैंपेनिंग्स के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में। और इट्स थर्ड मतलब इसका जो तीसरा वॉल्यूम मतलब तीसरा पार्ट था, उसे आइन ए अकबरी एक्सप्लेन्स द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, रेवेन्यू सिस्टम, ज्योग्राफी, कल्चर एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। मतलब थर्ड वॉल्यूम में एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, रेवेन्यू सिस्टम, ज्योग्राफी, कल्चर और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताया गया था कि अकबर के टाइम में इस तरह का ये सभी चीज रहा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ अबाउट मुगल एम्पायर। कह रहा है कि यह सबसे महत्वपूर्ण वैल्यूएबल जो है सोर्स माना जाता है मुगल काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चीज को जानने के लिए। नूरजहां इन्फ्लुएंस, नूरजहां मैरिज्ड एम्पायर द जहांगीर इन 1611। कह रहे नूरजहां जो है 1611 ईस्वी में उन्होंने विवाह किया जहांगीर के एम्पायर से एंड बिकम वन मोस्ट इन्फ्लुएंटली वुमेन। मतलब वो एक प्रभावकारी महिला जो है सो थी इन मुगल हिस्ट्री। मतलब मुगल हिस्ट्री में उन्होंने एक प्रभावकारी जो है सो महिला के रूप में बन के निकली। सी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो सक्रिय रूप से प्रशासनिक चीजों में अपना भूमिका निभाई। इशूड रॉयल ऑर्डर, उन्होंने एक फरमान जारी किया, शाही फरमान जारी किया एंड इवन हैड कॉइन्स मेंटेन इन हिज हर नेम, और के नाम से जैसे सिक्के भी जारी किए गए। मतलब एक शाही फरमान उन्होंने जारी किया और उनके नाम से एक सिक्के भी जैसे जारी किया गया। लिखा है ना हर नेम। हर इंटेलिजेंसी एंड लीडरशिप गेव हर ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द मुगल कोर्ट। मतलब उनकी जो बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी एंड लीडरशिप, नेतृत्व के कारण दरबार में उनका विशेष प्रभाव था। जब आप कहीं रहते हैं तो आपकी बुद्धि जो इंटेलिजेंसी है, वो आपका नेतृत्व करने की क्षमता है, उससे आप काफी जैसे फेमस हो जाते हैं। उस जगह पे आपको जाना जाता है कि नहीं वो व्यक्ति जो काफी लीडरशिप का रोल निभा सकते हैं, मैनेज करके चल सकते हैं। तो उसमें से ये एक थे जिनका जैसे काफी प्रभाव रहा इस टाइम में। सुलह एकुल, यूनिवर्सल पीस। अकबर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सुलह एकुल मीनिंग यूनिवर्सल पीस। ही बिलीव दैट पीपल ऑफ ऑल रिलीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। जो अकबर उन्होंने क्या किया, सुलह एकुल की नीति अपनाई, जिसका अर्थ होता था कि यूनिवर्सल पीस, सभी धर्मों के प्रति सम्मान विचार रखना। उन्होंने विभिन्न प्रकार के, लिखा है ना कि अनेकों प्रकार के जैसे रिलीजियस को सबको समान रूप से देखना, इक्वली। रिलीजन डिबेट्स वेयर हेड इन हिज कोर्ट, मतलब कि रिलीजन के बारे में डिबेट करने के लिए अनेकों प्रकार के व्यक्ति को अपने दरबार में उन्होंने बुलाया। ठीक है। एंड ऑफिसर्स वेयर द अपॉइंटेड बेस्ड ऑन द एबिलिटी, और उन्होंने ऑफिसर्स को अपॉइंट किया किस बेस पे, उनके एबिलिटी के बेस पे, उनके योग्यता के बेस पे, उनके क्षमता के बेस पे, रेदर देन द रिलीजन। ये न कि ये इस धर्म से है, इस ऐसा नहीं, जिसको जैसा क्षमता था उसके हिसाब से उनको जैसे अपॉइंटमेंट किया गया, किसी के धर्म या रिलीजन को देख करके नहीं। दिस पॉलिसी स्ट्रेंथेड यूनिटी एंड स्टेबिलिटी इन द एम्पायर। मतलब ये जो नीति थी ना,
इस नीति से साम्राज्य में एकता और स्थिरता और ज्यादा बढ़ गई। लिखा हुआ है द मुगल एम्पायर इन द 7th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में मुगल एम्पायर अपने स्वर्णिम युग में जो है सो था। लिखा है ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी द मुगल एम्पायर reached its greatest territorial expansions of economic prosperity। मतलब 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े विरासत और आर्थिक समृद्धि के शिखर पर पहुंचे। मतलब काफी उस टाइम जैसे वो लिखा हुआ है यहाँ पे मुगल काल का स्वर्णिम युग बोला जाता है 17वीं शताब्दी। एग्रीकल्चर, ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंटरनेशनल कॉमर्स मतलब कृषि हो गया, व्यापार हो गया, हस्तशिल्प एंड अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य का विकास इस टाइम काफी ज्यादा हुआ। जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो कितना एकदम खुशहाल लग रहा है। एकदम बड़े बड़े महाराजा साम्राज्य सब अपने अपने रंग बिरंग के कपड़े पहने हुए हैं, सब खुश हैं। लिखा हुआ है हाउएवर वेल्थ वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। लेकिन जो धन का वितरण था ना वो अनइक्वल था, वो असामान्य था। एंड हैवी टैक्सेशन प्लेस्ड ए बर्डन ऑन द प्लीजेंट। मतलब और टैक्स जो लगाया जाता था किसान पे, फार्मर पर जो कर लगाया जाता है वो भी असामान्य था। एक तो संपत्ति का बंटवारा असामान्य था और टैक्स भी असामान्य जो है सो लगाया गया। यहीं से जो है सो उनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। लिखा हुआ डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर जो यहाँ जो भी हम पीछे देखे हैं तो ये था ना कि टैक्स वितरण समान, मतलब लेकिन धन का वितरण समान नहीं था और किसानों पर भारी कर का बोझ था। किसान पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दिया। यहीं से मुगल एम्पायर जैसे डिक्लाइन होना शुरू हो गया। देखिए आफ्टर औरंगजेब, मतलब औरंगजेब के बाद रीजन, मतलब औरंगजेब का जो रीजन था उस टाइम तक ठीक था। द मुगल एम्पायर ग्रेजुअली वीकेंड, मतलब उसके बाद वो लगातार कमजोर जो है धीरे धीरे होने लगा। विक्ड रूलर्स, कंटिन्यूस वार, रिलीजन, रिबेलियंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो क्या हुआ, कमजोर होते गए, उन पे बार बार जो है आक्रमण होते चला गया, लगातार युद्ध होते गया, क्षेत्र का विरोध हुआ, फाइनेंशियली मतलब आर्थिक रूप से दिक्कत था। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज रिड्यूस एम्पायर पावर। धीरे धीरे एम्पायर का पावर क्या होने लगा, साम्राज्य का पावर कम होने लगा। लिखा है पावरफुल रिलीजन स्टेट्स सच एज हैदराबाद एंड अवध। हैदराबाद और अवध जो है उस टाइम में एक शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में उभरने लगा। ये जनरली होता है कि जब कोई एक पक्ष कमजोर होता है तो दूसरा पक्ष मजबूत होता है। वही चीज मुगल एम्पायर के साथ भी हुआ, लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल अथॉरिटीज। और यहीं से जैसे मुगल अथॉरिटीज, मुगल सत्ता का क्या हुआ, पतन तेजी से होने लगा। इस चैप्टर में हमने ये सभी बातों को समझा। वो क्या सब था एक बार जान लेते हैं। लिखा है इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के बारे में पढ़े। विच वाज फाउंडर, जिसके फाउंडर कौन थे, बाबर, जो उन्होंने 1526 ईस्वी में आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, मतलब प्रथम पानीपत के युद्ध के बाद में जो है सो मुगल एम्पायर की स्थापना की। कौन थे संस्थापक, तो ही स्टडीज द मुगल रूलर्स, देयर द मिलिट्री कंपेनिंग्स एंड देयर द रिलेशंस विथ द राजपूत्स। मतलब वो राजपूत के साथ उनका क्या रिलेशन था, मिलिट्री कंपेनिंग्स कैसा था, हर एक चीज के बारे में ये सब फर्स्ट पार्ट में ही हम लोग पढ़े थे। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो उसे देखने के बाद ये इसको देखें, आप उसको जरूर देखें, फिर आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे मुगल एम्पायर को। नहीं तो फिर आधा अधूरा समझने से कोई फायदा होने वाला है भी नहीं। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द मनसबदार। आज जो हम इस वीडियो में पढ़े हैं वो मनसबदार से शुरू किए। एंड जागीर सिस्टम एंड जब्त रेवेन्यू सिस्टम एंड द रोल ऑफ जमींदार। मतलब जमींदार का क्या रोल था, जब्त सिस्टम क्या है। वी अंडरस्टूड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अकबरनामा, आईने अकबरी, नूरजहां इन्फ्लुएंस एंड अकबर्स पॉलिसी ऑफ सुलह ए कुल, यूनिवर्सल पीस। इस सभी के बारे में इस वीडियो में आज हम जो है पढ़े आज के वीडियो में। फाइनली वी एक्सप्लोर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द रीजन फॉर द इट्स डिक्लाइन। और उनके डिक्लाइन होने का क्या प्रमुख कारण था, इस सभी के बारे में हम लोगों ने समझा। हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये की पॉइंट है जिसे आप याद रख सकते हैं। अकबर का फाउंडर 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा मुगल एक्सप्रेशंस, मानसबदार, जागीर सिस्टम, जब्त रेवेन्यू सिस्टम, अकबरनामा, आईने अकबरी, नूरजहां रोल, सुलह ए कुल, यूनिवर्सल पीस के बारे में हम लोग समझा। डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के बारे में जैसे हर एक बात को इस वीडियो में हम समझाने का आपको प्रयास कीजिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है जो समझ में नहीं आता है, आप हमें कमेंट
कमेंट जरूर करें। ये भी कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो लगता कैसा है आपको। अगर सही लग रहा है तो आप सही बताएं, गलत लग रहा है तो गलत बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपना सजेशन जरूर उसमें रखें कि हाँ सर सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, कहीं दिक्कत है तो आप उसे बता सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, उसमें सुधार करेंगे, क्योंकि हर चीज करने से ही होता है। और उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अपना लाइफ का जरूर ख्याल अपना रखते होंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।